जय हिंद बच्चों, सभी का खिलौना एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीटली सी टेट और सीजी टेट की कंप्लीटली निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें पूरा कंप्लीट तैयारी करेंगे सी टेट और सीजी टेट की। जैसे अब आज का जो विषय है, लिखिए हिंदी भाषा, ठीक है, एवं शिक्षा शास्त्र। इसके पहले हम लोगों ने 5 अध्याय पढ़ चुके हैं। ये है आज का 6वां अध्याय और 6वें अध्याय का पार्ट 2 है। पार्ट 2 के पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने देखा था कि भाषा कौशल क्या होता है। तो भाषा कौशल का मतलब होता है जिसके अंतर्गत 4 चीजें होती हैं। क्या? श्रवण, मौखिक, पठन और लिखित। जब चारों चीजें हों तो उन सभी चारों क्रियाओं को क्या कहते हैं? भाषा कौशल। पार्ट 1 पे हमने देखा। पार्ट 1 में इसी में पार्ट 1 का श्रवण कौशल क्या होता है, मौखिक कौशल क्या होता है, कैसे उसको विकसित करते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसमें क्या त्रुटियां होती हैं, कैसे आप उसको रोचक बनाएंगे, इन सारे चीजों को हम लोगों ने पार्ट 1 पे देखा। आज हम पार्ट 2 पे देखेंगे कि पठन कौशल क्या होता है, लिखित कौशल क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि विगत वर्षों में इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, या 2 या 3 प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इस पूरे पार्ट को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखते रहिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपको पता ही है जो पुराने बच्चे हैं कि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, पहले थ्योरी होगा, थ्योरी के बाद फिर क्या होंगे, इसी का ऑब्जेक्टिव। तो जब तक अगर आप थ्योरी को अच्छे से अगर आप नहीं सुने रहेंगे, अच्छे से अगर आप नहीं लिखे रहेंगे, तो जितने जो विगत वर्षों के जो प्रश्न अभी आप सॉल्व करेंगे उसको आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थ्योरी के छोटे छोटे पॉइंट को लिखते चलिएगा। और जो बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, मतलब भाषा कौशल क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसको कैसे विकसित करते हैं, श्रवण कौशल क्या होता है, मौखिक कौशल क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उनको कैसे विकसित करते हैं, एवरीथिंग सारा चीज पार्ट 1 पे दिया हुआ है। अब लिखिए पार्ट 2, और पार्ट 2 का टॉपिक लिखिए भाषा कौशल के तीसरा पार्ट, मतलब उसी का तीसरा भाग है क्या? पठन कौशल। देखिए पठन कौशल का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ने में दक्ष होना। क्या होना? पढ़ने में पारंगत होना या दक्ष होना। ठीक है, क्या लिखेंगे? पढ़ने में दक्ष होना। तो जैसे देखो, सिंपल सा बात है कि बच्चे जो है आपका अनुकरण करेंगे। अगर आप जैसे भविष्य में जब आप टीचर बन जाएंगे तो बच्चे जो है आप ही का अनुकरण करेंगे। मतलब शिक्षक का अगर पढ़ने का गुण अगर अच्छा होगा, अगर शिक्षक अगर अच्छे से पढ़ पा रहा है, तो बच्चे भी उसका क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे और वो भी वैसे ही बोलेंगे। तो लिखिए पठन कौशल। पठन कौशल का अर्थ होता है भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना। मतलब कौन सा लिपि दिया हुआ है, देवनागरी है कि क्या है, इसको और आसान शब्दों में समझते हैं। मान लो अगर कोई लिपि का अगर कोई भाषा है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी को आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से उच्चारित करना है, और उसको उस जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसको पढ़ना और समझना और उसका क्या निकालना? अर्थ ग्रहण करना। समझ में आ गया? तथा पठन कौशल के महत्व को स्वीकार करते हुए भाषाविदों ने उसे जहां मनोवैज्ञानिक पक्ष से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं इसे शारीरिक पक्ष से भी जोड़ा है। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण करने का कौशल माना गया है। तो इसको नोट कीजिए कि पठन कौशल क्या है? अर्थ ग्रहण का कौशल माना गया है। तो लिख लीजिए, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि अर्थ ग्रहण करने का कौशल किसको कहते हैं, तो क्या बोलोगे आप? पठन कौशल को छोटे छोटे पॉइंट पे लिखते चलिएगा। पूरा थ्योरी मत लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट पे लिखते चलिए। ठीक है, कि पठन कौशल क्या होता है? तो पढ़ने में क्या होना? दक्ष होना। जब आप पढ़ते हैं तब आप में क्या होता है? उच्चारित करने की क्षमता आती है। ठीक है, और एक एक करके चलते चलिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। यहां से समझ में आ गया क्या? अब यहाँ से आगे बढ़िए। अब अगला, यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन कौशल ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलिए इतने को नोट कीजिए, फिर हम इसी को आगे बढ़ते हैं। घर गई थी मैं तो कहाँ चली गई
चलिए लिख लिए क्या, आगे बढ़े। चलो अब आगे। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बोल नहीं रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, चलिए अब आवाज आ रही होगी, बीच में क्या है ना चुप हो गया था। चलिए अगला, आगे बढ़ूं। आगे लिखिए, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र इससे पूर्व श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, अभिव्यक्ति कर चुके हैं, तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, अभी आवाज आ रही है क्लियर? सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे, आवाज क्लियर आ रही है क्या? वो बीच में क्या है ना फोन आ गया था तो इसलिए इसको म्यूट कर दिया था जो भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। ठीक है, आवाज अगर क्लियर आ रही होगी तो बताइए। ठीक, अब आ गया, फोन आ गया था इसलिए म्यूट कर दिया था। अब अगला, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? पूर्व सबसे पहले शुरू में क्या देखा हम लोगों ने? सुनना। सुनने के बाद अगला क्या देखा? बोलना। अब हम क्या देख रहे हैं? पढ़ना। पढ़ने के बाद हम क्या देखेंगे? लिखना। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा सोचने से या पढ़ने से अच्छा है सिंपल सा क्या समझना कि पढ़ने में क्या होना? दक्ष होना, सिंपल सा बात। आगे थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट पर लिखेंगे। अब पढ़ने के प्रकार, तो पढ़ने के प्रकार में सबसे पहले लिखिए सस्वर पठन। क्या होना? पढ़ने के प्रकार पे हम क्या देखेंगे? पठन के दो प्रकार होते हैं, एक क्या? सस्वर पठन और दूसरा मौन पठन। सस्वर पठन का मतलब है जोर जोर से बोलना और सामने वाला फिर उसको क्या करेगा? उसको बोलेगा। तो लिखिए, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। मतलब क्या होगा? सस्वर पठन भाव अनुकूल करना चाहिए। अगला, सस्वर पठन आदि करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। अगला, सस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। स्वर में यथासंभव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होनी चाहिए। सस्वर पठन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। थोड़ा सा जोर जोर से पढ़ेंगे ताकि सामने वाले को भी वो समझ में आए और उस तरीके से वो प्रतिक्रिया दे। ठीक है, अगला लिखिए, सस्वर पठन के बाद लिखिए सस्वर पठन के भेद। तो दो तरह के भेद होते हैं, इस दोनों भेद को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए भेद सस्वर पठन के, उसके बाद हम इसी का अगला पार्ट देखेंगे पठन का मौन पठन। ठीक है, तो सस्वर पठन में लिखिए भेद, छोटा सा पॉइंट क्या कह रहे हैं इसको देखिए। सस्वर पठन को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। व्यक्तिगत पठन, इंडिविजुअल रीडिंग। इंडिविजुअल रीडिंग का मतलब होता है जब खुद बच्चा पढ़ता है या जब आप खुद पढ़ते हैं तब उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत पठन, इंडिविजुअल रीडिंग। एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सस्वर पठन को व्यक्तिगत पठन कहते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में पठन प्रायः व्यक्तिगत ढंग से होता है। शिक्षक सुनकर छात्रों के उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निवारण करता है। इसी विधि में पठन दोषों का निदान सरलता से हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में शिक्षक को सरलता होती है। मतलब जब एक बच्चा जब बोलता है तब आप उसकी क्या कर सकते हैं? गलती को दोहरा सकते हैं। मान ले जाए मैं अगर इसको पठन को मैं क्या पढ़ूं? लिखना अगर पढ़ूं तो क्या होगा? आप मुझे बता सकते हैं कि ये पठन है सर, आप लिखना पढ़ रहे हैं। जब कोई बच्चा जब पढ़ता है निदान को, निदाना पढ़ेगा तो क्या होगा? आप उसको बता पाएंगे। सरलता को सरलतम पढ़ेगा तो आप बता सकते हो कि नहीं भाई ये सरलता है, सरलतम नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को बताना, तो इसमें क्या होगा? व्यक्तिगत पठन में। अगला लिखिए, इसी में सामूहिक पठन में जब सारे के सारे बच्चे अगर पढ़ रहे हों या बोल रहे हों, ठीक है, या लिख रहे हों तब बताना। ठीक, तो अब सामूहिक पठन में क्या? जब दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा किए जाने वाले पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। इस पठन से बच्चों की झिझक दूर होती है, उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार पैदा होता है। जैसे 13 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए किया जाने वाला ये सबसे अच्छा है। छात्रों की संख्या बहुत अधिक ना हो ताकि पड़ोसी कक्षा की शांति भंग ना हो। मतलब क्लास में जब आप पढ़ रहे हो तो बच्चे क्या करते हैं? उसका अनुसरण करते हैं और जो जो आप बोल रहे हैं उसको क्या करते हैं? सारे के सारे बच्चे इसको रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो उनको बोलिए कि इतना बस बोले कि क्लास के अंदर ही रहे। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हैं उसको बच्चे रिपीट करें और पूरे बगल के तीसरे क्लास तक जा रहा हो। समझ में आ गया? अक्सर आप जब क्लास में पढ़ते हैं तो समझ में आया यस सर बोलते हैं तो पूरा क्लास के तो 2 कमरे के बाद तक आवाज आता है। तो इतना भी हल्ला नहीं करना है या इतना भी आवाज नहीं करना है। ठीक है, या जब भी आप पठन करें तो बच्चों को इतना धीरे धीरे उनको पठन करना है कि वो बाहर तक ना जाए। ठीक है,
ये कॉमन बातें हैं। अगला लिखिए मौन पठन। मौन पठन का मतलब होता है लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, मौन रह करके पढ़ते हैं, कुछ सस्वर पढ़ते हैं। सस्वर का पढ़ना होता है चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके पढ़ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब कोई भी चीज याद करना होता है, इतना याद करते हैं चिल्ला चिल्ला करके, अगले दिन गला बैठ जाता है। जानते हैं आप लोग कि पूरा घर परिवार जान जाता है कि फलाना का बच्चा आज रात भर पढ़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। और अगले दिन आप भी जान जाते हैं भाई आज तो मरते दम तक पढ़ा है, पूरा गला बैठ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम चुपचाप पढ़ते हैं, मतलब बगल वाले को भी हवा नहीं लगता कि क्या पढ़ा। समझ में आ गया। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते थे। जब हम लोग इंजीनियरिंग टाइम पे थे, तो हम लोग जब रूम पे रहते थे तो हमारा जो पार्टनर रहते थे इतना चिक चिक करके पढ़ता था कि रात का सोने का नींद गायब हो जाता था। ठीक है, और जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग मौन वाले व्यक्ति हैं, धीरे धीरे पढ़ते थे, कुछ आवाज नहीं, एकदम साइलेंट क्लियर वाला। ठीक है, बगल वाले को भी पता नहीं चलता था कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। तो लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। मौन पठन का निम्न प्रकार। तो मौन पठन में थकान कम होती है क्योंकि ज्यादा आपको बोलना नहीं पड़ता है, तो आवाज जब ज्यादा आप बोलेंगे नहीं तो आपको एनर्जी लॉस होगा नहीं। ठीक है, अगला, इसमें वाग्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहता है। मौन पठन के समय पाठक एकाग्रचित होकर वह ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। मौन पठन में समय की बचत होती है। श्रीमती से ग्रे रिस के एक परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर पठन में 170 शब्द तथा मौन में, इसी को आगे देखिए कितना पढ़ सकता है बच्चा। ठीक है, कितना 210 शब्द पढ़ सकता है। तो अब आप तुलना कर सकते हैं कि जोर जोर से पढ़ना आपके लिए फायदेमंद है कि मौन पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन अब जिसका आदत हो गया है तो फिर आप वैसे ही चलिएगा। इस लेक्चर को सुनने के बाद मौन वाले में मत चल दीजिएगा। ठीक है, जो जैसा आपका शैली चलता है, जो इससे अभी तक आप बचपन से लेकर के आज तक पढ़ते आए हैं, उसी शैली से पढ़िए। बस ये है कि अगर धीरे धीरे अगर आप चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो मौन वाला जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आगे। अब इसमें समय क्या होता है, कम लगता है और ज्यादा आप पढ़ पाते हैं, ज्यादा स्पीड से पढ़ पाते हैं, ज्यादा ध्यान एकाग्रचित होता है। समय तो कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाते हैं, एनर्जी कम लगता है। ठीक है, अगला, मौन पठन कक्षा में अनुशासन बनाए रखने तथा चिंतन करने में सहायक है। अगर आप खुद अगर चिल्ला चिल्ला करके पढ़ेंगे तो बच्चे आपका अनुसरण करेंगे और बोलेंगे कि सर तो भी मौन नहीं पढ़ पाते, तो हम क्या पढ़ पाएंगे। समझ में आ गया। तो इसीलिए मौन पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आपका अनुकरण करें बच्चे। ठीक है, अगला नेक्स्ट, स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन पठन सहायक है, क्योंकि गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जिससे मौन पठन का अभ्यास हो। जब आप रोज गहन अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जैसे मुझे एक मोटी किताब पढ़ने में 1 से 1.5 दिन लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर लेंदी अगर किसी की भाषा है, ठीक है, जिसको समझने में बहुत टाइम लगता है, तो कभी कभी 7 दिन चला जाता है। ठीक है, जब कठिन, बहुत कठिन शब्द हो जाए, ठीक है, एक किताब का नाम है, नाम नहीं लूंगा, उसके एक पेज को पढ़ने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। समझ में, इतना कठिन है, मतलब उसके लिए फिर डिक्शनरी खोलना पड़ जाता है। ठीक है, कि इतना कठिन शब्दों का प्रयोग किया है वो। ठीक, लेकिन कुछ किताब ऐसी होती हैं जिसको पढ़ते रात गुजर जाती है, और इतना सरल शब्दों का। ठीक है, अगला, अब उन्होंने इतना कठिन शब्दों का क्यों प्रयोग किया है भगवान जाने, लेकिन जब उसका अर्थ निकालेंगे तो बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट, आगे लिखिए। मौन पठन के उद्देश्य निम्न है। ठीक है, तो पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को समझना, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मूल तथ्यों का ध्यान रखना। ठीक है, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना, पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दे सकना, भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाई सामने रख सकना, शब्दों का लक्ष्य अर्थ और व्यंग अर्थ जान लेना। मतलब मौन के ज्यादा फायदे हैं एज कंपेयर टू सस्वर करना। ठीक है, अब ये सब वही सेम चीजें हैं, आसान मतलब शांत रूप से पढ़ना। ठीक है, मौन पठन के भेद, तो लिखिए, पहला लिखिए गंभीर पठन। गंभीर पठन का क्या मतलब होता है, तो गंभीर पठन में लिखिए भाषा पर अधिकार करना। गंभीर पठन का मतलब क्या होता है, भाषा पर अधिकार करना, मतलब उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते उसमें पारंगत हो जाना। दूसरा, विषय वस्तु पर अधिकार हो, मतलब उस जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसके विषय को क्या करें, जो भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से आप
समझ पाए। अगला है नवीन सूचना एकत्र करना, नए नए जानकारी को इकट्ठा करना, एकत्रित करना और केंद्रीय भाव की खोज करना कि इस पूरे बुक का सार क्या है। जैसे मैं आपको अक्सर छोटे छोटे कहानी या कविता के माध्यम से एक पूरे किताब का आपको मैं सार समझाने का प्रयास करते रहता हूं, ताकि आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसी को बोलते हैं सारांश। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे पूरे बुक का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में सारांश बताते हैं, लेकिन ये केवल और केवल आपके कोर चीजों को जानने का है। लेकिन किताबें शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि हर सेंटेंस में एक अपना आत्मा होता है। ठीक है, हर सेंटेंस कुछ ना कुछ नया कहता है, केंद्रीय भाव अलग है, लेकिन हर पेज में कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। ठीक है, तो किताबें पढ़नी चाहिए। एज कम्पेयर टू अगर आप वीडियो देखते हैं या ऑडियो सुनते हैं, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा आप अगर बुक पढ़ते हैं तो उससे दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए पढ़ने का प्रयास ज्यादा करना। कभी भी पीडीएफ से मत पढ़ना, पीडीएफ मतलब मोबाइल से, हार्ड कॉपी बुक ले लेना। ठीक है, चलिए अगला, द्रुत पठन, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्यिक से परिचय प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना और खाली समय का सदुपयोग करना, इसको क्या कहते हैं? द्रुत पठन कहते हैं। ठीक है, अब मन में एक सवाल आया होगा सर कि आपने कहा कि पीडीएफ में पढ़ना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, तब आप उसको कर सकते हो कि आप पीडीएफ से पढ़ लें। लेकिन अगर आपके पास बजट है, पैसे हैं, तो आप बुक खरीद लेना। जैसे मेरे पास 3-4 ऐसे किताबें हैं जो अगर उसको खरीदें तो 1500-2000 में वो किताब आती है। बहुत महंगी महंगी किताबें हैं, लेकिन जानदार किताब है। ठीक है, जबरदस्त, उसको पढ़ लेंगे तो धन्य हो जाएंगे। चलिए, लेकिन उसको खरीद पाना बहुत मुश्किल होता है, बड़े मुश्किल से खरीदे हैं। ठीक है, चलिए अगला, उसको फिर हम लोग दोस्त लोग जो है ना पारी पारी से पढ़ते हैं। ले भाई आज कुछ दिन तू पढ़ ले, फिर तू कुछ दिन पढ़ ले, तू कुछ दिन पढ़ ले, ऐसा। क्योंकि हर कोई 5-5 हजार का थोड़ी ना खरीदेगा, वो भी किताब को। ठीक है, चलिए, किताब उसी को खरीदेगा जिसको उस चीज का महत्व हो। मतलब इस दुनिया में शिक्षा को लेकर के आदमी शराब खरीद सकता है उतने में ही, 300, 400, 500, मतलब गलत चीजों में, लेकिन शिक्षा पे कम खर्च करना चाहता है आदमी। आप अक्सर देखिए, आप लोग जैसे यहाँ ऑफलाइन पे आए हुए हैं, एप्लीकेशन पे हैं, कुछ बच्चे खर्च करके, कुछ निवेश करके पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जबकि ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसमें अगर आप कुछ भी कम निवेश कर रहे हैं ना, तो उसका जो रिटर्न होता है वो बहुत ज्यादा होता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चीज है जो आपको कई गुना दे करके जाता है। जैसे देखो, अगर आपने 150 रुपए में कहीं से किताब खरीदा और वो 150 रुपए की किताब से आपको इतना कोर वैल्यू पता चल गया कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सोचो उसका वैल्यू कितना हो गया। जैसे मैंने कहीं से मान लो 3000 का कोर्स खरीदा, मान लो। ठीक है, अब 3000 के कोर्स से अगर मैंने 4 लाख या 5 लाख रुपए कमाया, तो इसका मेरे जीवन में कितना महत्व हुआ इस कोर्स का। समझ में आ गया? वैसे ही जब आप कहीं पर ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, अगर आपका जॉब लग जाता है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है या आपका पढ़ाई पहले से बेहतर हो जाता है, तो उसका महत्व कहीं गुना ज्यादा है। तो जब आप भविष्य में जब आप पढ़ाएंगे, अभी आप जैसे सीख रहे हैं, तो अभी आप जब सीख जाएंगे, जैसे मैथ्स है, मैथ्स को अगर आप एक बार अगर आप सीख लिए, तो जब आप टीचर बनेंगे तो आपको इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर हो जाएगा, तो जब आप जीवन में जब भी पढ़ाएंगे तो सामने वाला टीचर जो है, जब आपको भी देखेगा तो भी गदगद हो जाएगा कि नहीं, मुझे इनके जैसा बनना है या इनके जैसे पढ़ाना है। तो इसीलिए मैथ्स जैसा जो कॉन्सेप्ट है या जो भी सब्जेक्ट है, उसमें कम निवेश में आप ज्यादा फायदा भी होगा, आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, लोग आपका सम्मान भी करेंगे। ठीक है, काम चलाओ पढ़ने पढ़ाने वालों से कोई मतलब नहीं। चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट, तो ज्ञान पर किया गया निवेश बहुत ज्यादा रिटर्न देता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी भले कपड़ा मत खरीदिएगा, एक कपड़ा को भले 3 साल तक पहनिए, चलेगा। ठीक है, लेकिन जब पैसे आते हैं तो सबसे पहला काम किताबों पर खर्च करना है। ठीक है, जब भी मैं कहीं दुकान जाता हूं तो सबसे पहले किताब खरीदता हूं, तो मेरे दोस्त लोग हंस देते हैं, यार यहाँ पे हम मॉल कपड़ा खरीदने आए हैं। तो वहां जब भी मुझे किताब मिलता है ना, जैसे एक बार ऐसे हम लोग उस इंजीनियरिंग के टाइम पे हम लोग रायपुर गए हुए थे, 4-5 हजार रुपये रखा हुआ था, कपड़ा खरीदने गए हुए थे। ठीक है, उसका मैं किताब ले आया, कपड़ा खरीदने गया था, तो लोग सबके सब जेब पकड़े, अरे यार तू तो यार कुछ भी कर देता है। ठीक है, तो कपड़ा वाला जो आइडिया था उसको ड्रॉप कर दिया, मैं नहीं लूंगा भाई, रहने दे, मैं किताब खरीद लेता हूँ। तो ऐसा होता है अक्सर। ठीक है, पठन पाठन का महत्व, और याद रखिएगा जो किताब जो था ना, वो बाद में मुझे इतना रिटर्न दिया, इतना रिटर्न की बहुत जबरदस्त था वो किताब। ठीक है, मतलब वो जो निर्णय था किताब को लेने का,
अब माता सरस्वती की कृपा थी कि उन्होंने सही डिसीजन दिया। ठीक है, चलिए अगला। पठन पाठन का महत्व निम्न प्रकार है। पठन कौशल विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में विशेष रूप से सहायक है। इसमें विद्यार्थी पुस्तकों का अध्ययन करके अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकता है। मतलब जब बच्चा बार बार पढ़ रहा है तो तभी तो उसका उच्चारण अच्छा होगा। अगर अच्छे से पढ़ ही नहीं रहा है तो कहां से उच्चारण होगा। ठीक है, चब आगे नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या, पत्र पत्रिकाएं पुस्तक समाचार पत्र इत्यादि को पढ़कर विद्यार्थी अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकता है। अगला, पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरणीय ज्ञान में वृद्धि कर सकता है या विद्यार्थी की अन्य भाषाई कौशल श्रवण वाचन व लेखन में निपुणता प्राप्त करने में सहायक है। अगला लिखिए, पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ चित्रों को भी देखता है जिससे उसके ज्ञान का सामान्यीकरण होता है। मतलब जटिल चीजों को आसान तरीके से फिर समझना चालू करता है। क्या टॉपिक समझ में आ गया? तो सेम वही चीज को घुमा फिरा करके बोला है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पठन कौशल के उद्देश्य सेम वही सेम चीज कि क्या करना, पढ़ने में निपुणता हासिल करना। सिंपल सा बात, इतना सारा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पठन के आधार सेम क्या होंगे कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे क्या आधार है, तो बस सिंपल से याद रखिएगा, पठन मुद्रा और पठन शैली। पठन मुद्रा और पठन शैली का क्या मतलब है समझिए। पठन मुद्रा का अर्थ है बैठने खड़े होने का ढंग, पठन सामग्री को हाथ में ग्रहण करने की रीति तथा भाव अनुसार हाथ पैर नेत्र आदि अन्य अंगों का संचालन, इसको कहते हैं पठन मुद्रा। और पठन शैली का मतलब होता है कैसे आप पढ़ रहे हैं, कैसे आप बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं। जैसे भाव अनुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना वाचन शैली कहलाती है। पुस्तक के पाठ को पढ़ते समय बाएं हाथ में पुस्तक को इस प्रकार बीच में से पकड़ना चाहिए कि ऊपर उसके बीच में मोड़ पर बाएं हाथ का अंगूठा, जैसे यहाँ पर दिखाता हूं, ये मेरे पास किताब है मान लो, ठीक है, ये नवोदय सैनिक नवोदय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम का है जिसका हम लोग तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है मान लो, ठीक है, तो ये ऐसा पकड़ना, ठीक है, ये उसी चीज को कह रहा है, इसको बोलते हैं पठन मुद्रा। ठीक, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। बस आपका क्या करना, सिंपल सा पठन मुद्रा। पठन मुद्रा का मतलब होता है बैठने का तरीका, कैसे आप बैठ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे शुरुआत में क्या करते हैं, ऐसे पढ़े बिस्तर पे, थोड़ी देर बैठे, फिर ऐसे ऐसे होते 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 हुए फिर आप सपने में पढ़ना चालू करते हैं। समझ में ऐसा होता होगा। अब जैसे आप मोबाइल में पढ़ रहे होंगे, थोड़ी देर मोबाइल में ऐसे पढ़ते 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 फिर आप सपने में पढ़ते हैं, फिर वो मोबाइल ऐसे करके ऐसे ठक से लगता होगा ना, फिर ऐसे उठते होंगे। समझ में है? तो ऐसा होता है अक्सर, तो फिर इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए अगला, पठन की विशेषताएं, तो सेम पढ़ने की क्या विशेषताएं होती हैं, तो सेम आपके क्या होगा, तो छोटे छोटे पॉइंट कीवर्ड लिख लो कि पठन की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी। तो पठन की प्रमुख विशेषताएं क्या होगा, आप में शुद्धता आएगी पढ़ने को लेकर के, ठीक है, आपका उच्चारण क्या होगा, स्पष्ट होगा, ठीक है, पढ़ने में सुंदरता के साथ साथ प्रवाह बनता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। मधुरता, भाव उत्पादकता, जैसे देखो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, भाव उत्पादक होगा, सामने वाले में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो ये होगा अगला प्रभाव, ठीक है। चमत्कार पूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ साथ पढ़ना, ठीक है, अच्छे से उसको जैसे सीक्वेंस में दिया हुआ है वैसे पढ़ना। जैसे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं ना, ठीक है, पुराण गीता सब चीज, तो एक प्रभाव युक्त पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, पठन कौशल के शिक्षण विधियां। तो पठन कौशल के संबंधित लिखिए तथ्य पर आधारित विधियां। तो वर्ण बोध विधि लिखिए, पहला पॉइंट, एक एक करके लिखते चलिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा पूछिएगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं सीजीटेट के लिए कौन सी किताब अच्छी है, तो अगर आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है, तो इस किताब को खरीद लीजिएगा, अरिहंत का सीटेट का, ठीक है। अगर कम समय है तो इसमें उतना बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन बट कम समय है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत बेहतरीन पढ़ना है तो फिर आप अलग अलग किताब ले लीजिएगा, ठीक है। ये सबका मिक्सचर है, और सबका मिक्सचर है तो थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे इसमें तो एकदम शॉर्ट शॉर्ट में दिया हुआ है। जैसे मैं आपको जब मैथ्स पढ़ाता हूँ तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है।
हाँ कम समय है, कम समय में एकदम जंग जीतना है तो बात अलग है, ठीक है। बोलेंगे कि नहीं सर हमको 1 महीने में ही सीट क्लियर करना है, भाई कर सकते हैं इससे, ठीक है। कुछ लोग आते हैं सीजीपीएससी की तैयारी करने सर मुझे 2 महीने में जो है ना इस बार डिप्टी कलेक्टर बनना है, ले भाई बन ले, जिसको सिलेबस नहीं पता होता है। अभी तो 1-2 दिन में तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं मुझसे लोगों ने कि क्या बताऊं, मतलब आत्मा जो है ना मर जाते हैं मेरी, कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा, बच्चे लोग भी लाइव में है, ठीक है। मतलब बिना सिर पैर के सवाल पूछते हैं बच्चे, जिनको सिलेबस तक नहीं पता कि कितना सिलेबस है। सर 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा क्या कोर्स, ये कोई सवाल है? 25 दिन में सीटेट का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? क्या बोले आप बच्चों को, इतना बड़ा सिलेबस है सर, 25 दिन में मुझे कंप्लीट करना है सर, 1 महीना बस मुझे पढ़ना है। सोचिए ये कोई तरीका है? लेकिन क्या करें, बच्चों का बोलते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, लेकिन क्या करें, भावनाओं को समझते हैं तो बोलते हैं ठीक है बेटा ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं तो किताब है ये, पढ़ सकते हैं, क्या बोलेंगे उनको, ज्यादा में भावना आहत होता है। चलिए वर्ण बोध विधि, तो इस विधि में पहले छात्रों को क्या करना, वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी क्या करना, स्वर और पहले व्यंजन को सिखाया जाता है। जैसे आप अ से लेकर के आहा तक पढ़ते हैं, फिर क से लेकर के ज्ञा तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या मात्राओं के उपरांत संयुक्त अक्षरों की जानकारी दी जाती है कि आप 2-3 अक्षरों को कैसे जोड़ेंगे, फिर उसको कैसे पढ़ेंगे, फिर वाक्यों को पढ़ेंगे। तो यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसका आधार यह है कि जब तक बालक को अक्षर ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उच्चारण पठन पाठन नहीं सीख सकता, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया, मतलब कल वाले वीडियो में, कि अभी 10th क्लास का बच्चा आया हुआ है और 10th क्लास के बच्चे को अभी अच्छे से हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है। अब हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है तो मुझे फिर से क ख ग पढ़ाना पड़ रहा है, तो एक एक वर्णों को जब सिखाऊंगा, एक एक शब्दों को सिखाऊंगा तब तो पढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये समस्या है, ठीक है। बस बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, 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 फिर लास्ट में जब स्कूल में आते हैं तब समझ में आता है कि बड़े क्लास में, फिर एकदम जो है ना प्रेशर पे आ जाते हैं। अभी तो और है, सरकार तो 12वीं तक बोल दिया है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो दोबारा पेपर दिलाइए, फिर दोबारा पेपर दिलाइए, जब तक पास नहीं हो जाते हैं तब तक दिलाइए, ठीक है। फिर जब कॉलेज जाएंगे तो दांत को निपोड़ देंगे, समझ में आ गया? तो ये है, लेकिन क्या बोलें, बट क्या स्कूल वाले इस बात को लेकर के निश्चिंत हैं कि अगर आपका बच्चा कमजोर है तो ट्यूशन भेज दीजिए, अब ट्यूशन वाले का सिर दर्दी है, फिर नहीं रिजल्ट दिए तो बच्चा अगले महीने से गायब हो जाएगा। अगला ध्वनि साम्य विधि, क्या, साउंड इक्विटी मेथड, यह विधि वर्ण बोर्ड विधि का संशोधित रूप है। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है, ठीक है। मतलब साथ साथ सिखाते हुए चलना कि इससे संबंधित और क्या क्या है। जैसे क्या आप लोग पढ़ते हैं, नल जल पल ऐसे कर करके एक एक साउंड वाले जो हैं उसको एक साथ पढ़ते हैं ना, याद है स्कूलों में जब आप छोटे थे, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना, ठीक है। उसके बाद स्वर उच्चारण विधि, ठीक है। इस विधि में अक्षरों एवं शब्दों की उनकी स्वर ध्वनियों के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें 12 खड़ी को आधार माना जाता है, जैसे क काम्याक मंत्र का, की कु के कै को कौ कं कहा। तो अ से लेकर के आहा तक को इसको जोड़ा गया। जैसे इसमें अ है, ठीक है, इसमें आ में आक मंत्र आ है, इसमें क्या है, ई है, इसमें बड़े ई है, इसमें उ है, इसमें बड़े उ है, इसमें ए है, इसमें ऐ है, इसमें ओ है, और उसमें औ है, और ये क्या है, अंक है, और ये आहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले स्वर के साथ फिर क्या करना, उसके आगे सिखाना। समझ में आ गया? अगर ये चीज अगर बच्चे को नहीं पता है कि ई का मतलब, बड़े ई का मतलब क्या होता है, तो बड़े ई का मतलब होता है बड़े ई की मात्रा, ठीक है। ई है तो इसका क्या मतलब है, छोटे ई की मात्रा। तो ये इतना बेसिक चीजें कभी कभी बच्चों को नहीं पता होता है, फिर जब वो आते हैं तो फिर उनको एकदम बेसिक पढ़ाना पड़ता है। स्कूल में 40 मिनट का पीरियड रहता है, 50 बच्चे हैं, टीचर 10 मिनट अटेंडेंस में चल देता है, 10 मिनट चुप रहो चुप रहो चुप रहो में चल देता है, और 25 मिनट 1-2 सवाल में फिर खत्म हो जाता है। फिर उनको क्वेश्चन आंसर भी लिखाना है, तो क्या बोले, सिलेबस इतना पहाड़ जैसे दे देते हैं, बच्चे कंप्लीट कर पाते नहीं। चलिए अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां, तो अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां निम्न प्रकार हैं। देखो
और कहो विधि। देखो और कहो विधि का क्या मतलब है? ठीक है, अर्थ ग्रहण पर आधारित विधि। अर्थ ग्रहण पर आधारित विधि का क्या मतलब हुआ? इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा जाता है या लिखा होता है। ठीक है, चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे शब्द का उच्चारण करते हैं। कई बार देखने, सुनने और बोलने से वर्णों के चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से जटिल की ओर आदि शिक्षण सूचियों को या सूत्रों को पालन होता है। ठीक है, मतलब एक चित्र दिखा देंगे और चित्र के बाद फिर क्या करेंगे, उसके बारे में एक एक करके बताते चलेंगे। समझ में आ गया? आगे लिखिए अगला, देखो और कहो विधि के बाद लिखिए वाक्य विधि। वाक्य विधि में क्या होगा? बालक क्या करता है? वाक्य और वाक्यों को पढ़ता है। तो लिखिए वाक्य विधि। वाक्य और वाक्यांशों में बोलता है। तो लिखिए बालक वाक्य या वाक्य के छोटे छोटे अंश में बोलता है। इसकी इकाई वाक्य है। यह क्या है? शब्द नहीं, इसलिए प्रारंभ से ही बालकों को वाक्यों से ही पढ़ना शुरू कराना चाहिए। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण, इस प्रकार से बच्चों को वाचन का अभ्यास कराया जाता है। मतलब जैसे देखो, मैंने एक बार इसको पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूंगा, एक एक शब्द को पढ़ूंगा, फिर एक एक शब्द को फिर क्या बताऊंगा, इसके एक एक क्या अक्षर को बताऊंगा। समझ में आ गया? तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक, अगला लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कहानी विधि। कहानी विधि मतलब पहले कहानी सुनाना और फिर उसके बाद उसको समझाना और उसको बताना। ठीक है, जैसे क्या, इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से बच्चे के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। सर्वप्रथम शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है, उसके बाद कहानी को श्याम पट पर लिखता है और उसको पढ़ाता है। विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र शब्द एवं वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हुए यह वाक्य विधि को परिष्कृत करते हैं। तो सिंपल से इसमें क्या हो जाएगा, कहानी पहले टीचर क्या करेगा, उसको सुनाएगा। क्या करेगा? सुनाएगा। सुनाने के बाद उसी को क्या करेगा, बोर्ड में लिखेंगे और लिखने के बाद फिर क्या होगा, बच्चे उसको दोहराएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला लिखिए अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब क्या होता है, उसको क्या करना, पालन करना, उसको बोलना, दोबारा रिपीट करना। ठीक है, तो देखो और कहो विधि का दूसरा स्वरूप है, अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हुए उसका अनुकरण करते हैं। जैसे मैं जाता हूं तो बच्चे बोलेंगे मैं जाता हूं, मैं खाना खाता हूं तो बच्चा बोलेंगे मैं खाना खाता हूं। ठीक है, अब आगे छात्र को उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण करना एवं पढ़ना सीखते हैं। जैसे अगर मैं इसको पढ़ना सीखते हैं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों को किसी को भी अगर रीडिंग सिखाना होता है तो हम कैसे सिखाते हैं, तो हम जैसे बोलते जाएंगे बच्चे वैसे सीखते जाएंगे। समझ में आ गया? अब आगे लिखिए संपर्क विधि। संपर्क विधि का मतलब क्या होता है समझना, जिसका प्रचार प्रसार किसने किया था, तो यहाँ पर लिख लो प्रचार प्रसार किसने किया था, मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है, इसमें पहले बालकों को क्या किया जाता है, चित्र दिखाया जाता है, खिलौने दिखाए जाते हैं, वस्तुएं आदि से परिचित कराते हैं। उनके आगे इन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं, फिर कार्डों को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रखते हैं उसके आगे पुनः रख दें। इसको बोलते हैं संपर्क प्रणाली के अभ्यास से धीरे धीरे छात्र चित्र और वर्णों से परिचित करते हैं। जैसे समझना, मैंने शुरुआत में एक किसका चित्र दिखाया, मान लो हाथी का। ठीक है, उसके बाद मैंने दिखाया मान लो सेब का। ठीक है, उसके बाद मैंने मान लो चित्र दिखाया पेन का। ठीक है, और मैं बोला कि यहाँ मैंने पेन लिखा है, यहाँ मान लो मैंने हाथी लिखा हुआ है और यहाँ मैंने मान लो सेब लिखा हुआ है। अब मैं बोलूंगा इसके सामने सामने चित्र को रखिए, तो बच्चा क्या करेगा, समझ जाएगा कि ये पेन के सामने पेन का चित्र रखना है, हाथी के सामने हाथी का चित्र और सेब के सामने सेब का चित्र। तो इसको बोलते हैं संपर्क स्थापित करना। ठीक है, इसको बोलते हैं चित्र के साथ मिलान। जैसे जब आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, चित्र बना देते हैं अनार का चित्र, फिर वहां पे बोलते हैं कि अ से मिलाना है कि ई से मिलाना है, तो बच्चे अ से मिलाते हैं। फिर इक बना देते हैं, ठीक है, या आम बना देते हैं, तो आम से क्या बनाते हैं, बच्चा अ से संपर्क करता है। आप अक्सर देखते हैं स्कूल जैसे जो टीचर पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं, इस संपर्क विधि से। जैसे कैसे बना देंगे, जैसे अ लिख दिए,
अ लिख दिए तो यहाँ पर क्या कर देंगे, छोटा सा यहाँ पर अनार बना देंगे। फिर आ बनाएंगे तो यहाँ पर छोटा सा क्या बना देंगे, आम बना देंगे। ठीक है, अब बोलेंगे कि इसको मैं चीट करो तो बच्चा क्या करेगा, अ से अनार और आ से आम। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं संपर्क। ठीक है, मैं चीट करना। ठीक, अगला संपर्क विधि में पठन संबंधित त्रुटियां क्या क्या है। ठीक है, तो पठन संबंधित त्रुटियां क्या क्या होती है, तो अटक अटक करके पढ़ना। तो जो बच्चे अटक अटक के पढ़ते हैं उनको क्या करना, उनकी गलतियों को फिर से दोबारा बताना कि भाई इस चीज को ये बोलते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते समय अनुचित मुद्रा, ऐसा मुद्रा ना हो कि आपका रीढ़ की हड्डी दर्द करे, पैर को ऊपर कर दिए और ऐसे पढ़ रहे हैं, एक पैर को इधर कर दिए फिर पढ़ रहे हैं, कभी सो रहे हैं तो ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब एक सही मुद्रा हो। समझ में आ गया, तो अनुचित मुद्रा ना हो, पुस्तक को आंखों के सन्निकट या दूर रखना चाहिए। देखो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बता दूं कि जब भी आप पढ़ते हैं तो ज्यादा ट्राई कीजिए कि एक चटाई पर जो है ना बैठ करके जमीन पे बैठिए। सबसे बेस्ट मुद्रा होता है किस पे बैठना, चटाई पे बैठ करके। ठीक है, और चटाई में बैठ रहे हैं तो इसके ऊपर एक क्या रख लो, एक छोटा सा, जैसे आप लोग छत्तीसगढ़ी में पीढ़ा बोलते हैं, या कुछ रख लो और उसमें पढ़ो ताकि आपके यहाँ तक आ जाए। ठीक है, यहाँ तक आएगा तो ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, तो आपका रीढ़ की हड्डी क्या है, मुड़ेगी नहीं, मतलब आपका रीढ़ की हड्डी क्या हो, स्ट्रेट रहे। या टेबल है आपके पास, अगर थोड़ा सा पैसा है तो टेबल में पढ़ लीजिए, लेकिन टेबल से ज्यादा अच्छा है कि पालथी मार करके बैठे। क्या है आपका, जब सातों चक्र जो है जब जमीन से जुड़ा रहता है तो उसका आपको बेनिफिट मिलता ही है। ठीक है, दूसरा सूर्य का प्रकाश हो चाहे आपका लाइट का प्रकाश हो, हमेशा 45 डिग्री पर आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, मतलब जैसे ये देखो, ये तो मेरे तो सिर के ऊपर पे है, ये इधर से एक लाइट आ रही है देखो, तो अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चल देगी। ठीक है, लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे करके अगर पढ़ूंगा, इधर से जैसे लाइट है तो उसका लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा मेरे बुक पे और मेरे बुक से मेरे आंख पर पड़ेगा, तो थोड़ी देर बाद जो है ना आंख ऐसे 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 होने लगेगा। ठीक है, तो कभी भी इधर से लाइट आ रहा है तो इधर से बुक मत पकड़ना, क्योंकि लाइट का काम क्या होता है, इधर से जैसे यहाँ पर अगर प्लेन सरफेस है तो लाइट क्या होता है, जितने कोण से जिस सरफेस पे गिरता है उतने ही कोण से क्या होता है, आपतित होती है और ये परावर्तित होती है। ये तो आपने लाइट में पढ़ाई है। तो अब समझिए कि आपका किताब है, क्या है, एक किताब है, और अगर आप इसको पकड़ करके ऐसे पढ़ रहे हैं तो इधर से लाइट आएगा और सीधा ही आपके आंख पे पड़ेगा। थोड़ी देर बाद क्या होंगी, आपको ऐसे आपका आंख जलने लगेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी अगर आप पढ़ रहे तो यहाँ से 45 डिग्री पे पढ़िए। ठीक है, समझ में आ गया, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट, ज्यादा जमीन पे बैठ सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, टेबल में पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे थोड़े से हेल्दी हैं, ठीक है, जमीन पे पालथी मार कर नहीं बैठ सकते तो फिर तो टेबल है, फिर टेबल पे पढ़िए। कभी भी सो करके मत पढ़िए। ठीक है, कभी भी लेट पढ़ करके मत पढ़िए, ऐसे पढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे अगर यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं 101% श्योर हूँ कि 10 से 20 बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे लेटे लेटे पढ़ रहे होंगे। समझ में आ गया, क्योंकि यूट्यूब है, आराम से देखते देखते पढ़ रहे हूँ। कुछ लोग 4 ही 5 ऐसे बच्चे होंगे जो कॉपी में नोट करते करते पढ़ रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे चालू कर दिए घर का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही है, 50 तो है, क्योंकि जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हैं उस चीज से हम गुजर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला, पढ़ते समय अनुचित मुद्रा, पुस्तकों को आंखों के सन्निकट या दूर रखना। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे नवोदय का पेपर है, ठीक है, बुक है, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको दिखाई नहीं देता है, इतना पास ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे इतने दूर पर रखते हैं, तो एक डिस्टेंस पर है। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट, अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण को क्या करना, जब भी एक बच्चा अगर अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसको क्या करना, शुद्ध उच्चारण। पढ़ने में गति का ना होना, एकदम धीरे धीरे पढ़ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे लिखते हैं, बहुत लिखने के बाद धीरे भी पढ़ते भी हैं। ठीक, अगला, दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई ना देना। ठीक है, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसके अक्षर क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बच्चों को दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे किताबों का सिलेक्शन करो जिसका क्या हो, ठीक ठाक अक्षर हो। ठीक है, अगला, पाठ्य सामग्री का कठिन होना। कुछ सामग्री ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एक किताब ऐसी है जिसको एक पेज को पढ़ने में 1 घंटा लग जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी शब्द शैली ही इतनी कठिन है। ठीक है, अगला, अक्षर या संयुक्त अक्षरों की संबंधित त्रुटियां, भाव अनुकूल आरोह अवरोह का अभाव, पठन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव, कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी होना। अब लिखिए पठन संबंधी दोषों का
निवारण कैसे करेंगे। अब इतने सारे समस्या तो सुन लिए, अब सुनने के बाद अब इसका निवारण भी तो जरूरी है ना। भाई आप टीचर हैं, अब टीचर का काम ही है कि प्रॉब्लम को समझना, एड्रेस करना और उसके बाद फिर उसको सॉल्यूशन देना, समाधान देना। ठीक है, तो आवृत्ति एवं पुनरावृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंट एंड रिपीटेशन, तो इसका प्रभाव होता है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर पठन संबंधी दोषों का निवारण करना। मतलब कोई बच्चा अगर गलत बोल रहा है तो उसको बार बार बताना, इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति पढ़ते हैं, इसको पुनरावृत्ति पढ़ते हैं, इसको कराकर पढ़ते हैं, इसको पठन बोलते हैं, इसको संबंधी बोलते हैं, इसको दोषों पढ़ते हैं। समझ में आ गया। अगला लिखिए वातावरण परिवर्तन। वातावरण परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। जैसे अगर स्पोकन इंग्लिश की क्लास है तो बार बार सारे बच्चों को क्या करना, इंग्लिश को पढ़ाना, इंग्लिश में बोलना, ताकि बच्चे जो है थोड़ा उसको वातावरण वैसा मिल पाए, उसको सुने भी, बोले भी, लिखे भी। समझ में आ गया। अब अगला क्या, चिकित्सा विधि। चिकित्सा विधि हीलिंग मेथड, यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या भय, घबराहट आदि के कारण बच्चों में पढ़ने संबंधित कठिनाई हो तो उसे चिकित्सकों की सलाह सहायता से दूर किया जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे कल एक बच्ची आई हुई है, उसका पास्ट पुराने ट्यूशन क्लास में उसका इतना बुरा अनुभव था कि उसके मन में डर जो है घर कर गया है कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना है। अब कल मेरे पास नया इंक्वायरी आया, उनके पेरेंट्स आए कि सर ये जो पुराने ट्यूशन में उसका अनुभव इतना बुरा था, हो सकता है उस टीचर ने एक दो झापड़ लगा दी होंगे या ज्यादा डांट दिया होगा या कुछ बुरा अनुभव रहा, ठीक है। तो अब वो ट्यूशन नाम से डरने लगी है, ठीक है। तो अब उस चीज को डर रही है, तो अब उसको फिर काउंसलिंग किए, समझ में आया, धीरे धीरे उसने अपने सारे प्रॉब्लम बताए, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार जब ऐसा होता है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए या किसी डॉक्टर के पास जाइए। समझ में आ गया, तो उसके प्रॉब्लम को दूर करना। अगला, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चयन। तो बच्चों के पठन संबंधी दोषों का निवारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके स्तर का क्या करना, सिलेबस और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। जैसे अभी आप क्लास 3rd 4th में है, आपका सिलेबस इतना अगर हाई हो जाए तो क्या होगा, बच्चे पढ़ पाएंगे, फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर इतना कठिन सिलेबस कैसे कर पाऊंगा, इतना कठिन कैसे पढ़ पाऊंगा। समझ में आ गया, ठीक है। अगला, आदर्श पठन, आइडियल रीडिंग। जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं पुस्तक पढ़ते समय गति, यति, आरोह अवरोह, स्वर आघात एवं बाल आघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श पठन कहते हैं। ऐसा भी नहीं कि बड़ बोलते चल दिए और बच्चा उसको रिपीट ही नहीं कर पाए। समझ में आ गया। जैसे अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बार बार आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि मेरा स्पीड बहुत ज्यादा ना हो जाए और आप थोड़ा थोड़ा लिखते भी चले। समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे यूट्यूब चैनल पे जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ लिखते जा रहे हैं, अपना फीडबैक देते जा रहे हैं कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ सर ठीक चल रहा है। स्पीड अगर जैसे कभी भी अगर ज्यादा हो जाता है तो आप लोग खुद बताते हैं कि सर स्पीड स्लो है या हाई है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब अध्यापक का अनुकरण करते हुए छात्रों द्वारा पुस्तक पढ़ना अनुकरण पठन कहलाता है। अनुकरण पठन उद्देश्य शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श पठन का अनुकरण है। मतलब मैं जैसा पढ़ूंगा आप भी वैसे ही रिपीट करेंगे, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं तो आप भी गलत पढ़ेंगे। समझ में आ गया। अगला लिखिए, लेखन कौशल। अब लेखन कौशल का क्या मतलब है, तो लेखन कौशल का मतलब होता है मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों को मौखिक अभिव्यक्ति आदि को क्या करना, लिखना, ठीक है। लेखन कौशल कहलाता है, ठीक है। जो कुछ भी अगर आप देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या देखा, सुनने का कौशल, मतलब इसको क्या कहते हैं, श्रवण कौशल देखा आपने। क्या देखा, श्रवण कौशल देखा। और श्रवण कौशल के बाद आपने दूसरा क्या देखा, मौखिक कौशल देखा। और मौखिक कौशल के बाद आपने क्या देखा, बोलो, पठन कौशल, ठीक है। अब पढ़ने का, अब पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब सोचिए, अगर आपका श्रवण कौशल अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप अच्छा बोल पाएंगे क्या, धीरे धीरे बोलेंगे, जल्दी आप नहीं बोल पाएंगे। जो बच्चा धीरे सुनता है, ठीक है, या कम सुनता है, वो कम बोलता है, ठीक है। अगला, मौखिक अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं होगी। अगला, पढ़ने और लिखने, अगर सही उच्चारण ना किया, अगर मैं अच्छे से नहीं बोला, आप लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो इसी को कह रहा है कि मौखिक रूप के
अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप या भावों की मौखिक अभिव्यक्ति आती है। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थापित प्रदान करते हैं या स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो यह भाषा लिखित रूप कहलाती है। मतलब जो भी ध्वनि है उसको किसके रूप में लिखना, संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, लिखित कौशल कहलाएगा। मतलब किसी भी किसको, ध्वनियों को किसके रूप में लिखना, प्रतीकों या संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, लिखित कौशल कहलाएगा। लिखिए, इतना समझ में आ गया। तो भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना, लिखना और इसमें दक्षता प्राप्त करना ही लेखन कौशल है। तो लिखिए इसको कि जो भी प्रतीक चिन्ह है या प्रतीक संकेत है उसको क्या करना, लिपिबद्ध रूप से लिखना क्या कहलाता है, लिखित कौशल कहलाता है। अगर आप संकेतों को जैसे आ है, ई है, क है, जो भी चीजें जितने जो संकेत हैं, अक्षर हैं, उसको अगर आप जब लिपि चरणबद्ध जब आप लिखते हैं तब वो क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। अगर आपका लेखन कौशल अच्छा है तो लोग अच्छे से आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे कि आपने क्या लिखा है। पता चला आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और कहा कुछ और है। इसमें विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, पैराग्राफ, ये सारे चीजें आ जाएंगी इस लेखन कौशल पे। ठीक है, अगर सही अगर आप जैसे आवेदन लिख रहे हैं तो उसका एक अलग पैटर्न होता है, पत्र लिख रहे हैं तो उसका एक अलग पैटर्न होगा। ठीक है, समाचार लिख रहे हैं तो कुछ उसका अलग पैटर्न होगा। ठीक है, तो हर चीज की अलग अलग, भाषण लिख रहे हैं तो अलग होगा। ठीक है, इसी को अगर आप कुछ लिख रहे हैं उत्तर तो उसका अलग होगा, निबंध लिख रहे हैं तो उसका अलग होगा। तो हर चीज का लिखने का एक अलग अलग तरीका होता है जो चीज को आपको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उन सब में आप कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, कैसे आपकी प्रस्तुति है, कैसे आप कॉमा लगा रहे हैं, ठीक है, कैसे पूर्ण विराम लगा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत निर्भर करती हैं। ठीक है, तो इस सब चीजों का आपको ज्ञान होना ही चाहिए। और जितनी चीजें अभी जो मैंने बताई हैं इसी चीज को घुमा फिरा करके बार बार लिखेगा, जिसको अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखिए लेखन क्या, लेखन शिक्षण के उद्देश्य, तो छात्र सोचने और निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में लिखकर व्यक्त करना, जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अपने मन के विचारों को क्या करना, लिखना। और जो जिस चीज को बोला कि छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेंगे, छात्रों को क्या होना चाहिए, ध्वनि संबंधी समूहों को, शब्द को, सूक्त मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेंगे, अनुलेख, सुलेख, श्रुत लेख लिख सकेंगे, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। क्यों, जब लेखन का अगर उनका कौशल है तो। अगर लेखन कौशल नहीं है तो ना विराम चिन्ह लगा पाएंगे, ठीक है, ना पूर्ण चिन्ह लगा पाएंगे, ना क्या क्वेश्चन मार्क लगा पाएंगे, ना कुछ भी चीज। लेकिन अगर लेखन कौशल अगर उसका अच्छा है तो ये सब चीज को कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे, वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम अर्थ अनुकूल रख सकेंगे, विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध पठन करेंगे, विद्यार्थी लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की तकनीक का विधिवत पालन करने में समर्थ होंगे। तो उस चीज को याद रखना। अब लेखन शिक्षण, तो लेखन शिक्षण के गुण में क्या लिखोगे, तो लेखन शिक्षण के गुण में लिखिए क्या कि लेखन क्या हो, सुंदर और स्पष्ट एवं सुडोल। ठीक है, साफ सुथरा दिखे, आढ़ा तिरछा ना हो। जैसे अगर मैं मान जाए मैं खुद का जैसे मान लो नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इसको अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाए, ठीक है, मतलब मेरी लेखन शैली क्या है, खराब है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा खिरोद्र नाम है मान लो, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, तो आप इसको पढ़ पा रहे। इसी को अगर मैं अगर कुछ और दूसरा नाम लिख दिया तो क्या होगा, आप पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अब आगे लिखिए, प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो। जब आप लिख रहे हैं तो क्रमबद्ध ऐसा हो कि शैली एक सेंटेंस खत्म हो तो दूसरा पढ़ने का मन करे। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रवाह युक्त लिखना। जब आप कभी भी कहानी लिख रहे हो, ठीक है, तो आपके सेंटेंस, एक सेंटेंस खत्म हो रहा है तो उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगला सेंटेंस पढ़ने का मन जाग जाए। समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं प्रवाह। अगर एक सेंटेंस पढ़ने के बाद आप दूसरे टॉपिक पर चले जा रहे हैं या भाव प्रवाह नहीं है तो उसको कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रवाह युक्त होना, क्रमबद्ध होना। ठीक है, सामग्री में क्या उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो, भाषा एवं शैली में क्या हो, भाव उत्पादकता हो, प्रभाव हो। ठीक है, अब प्रभाव उत्पादक हो, भाषा व्याकरण के सम्मत हो, व्याकरण अनुसार हो, व्याकरण जैसा होता है वैसा हो। ठीक है, अभिव्यक्त संक्षिप्त एवं स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक हो। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट क्या है,
लेखन शिक्षण के गुण है। अगला फटाफट देखिए, 3-4 टॉपिक और है फिर खत्म है। ठीक है, अगला लिखिए लेखन शिक्षण की विधियां। ठीक है, अब यहां पर क्या, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियों में मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, तो मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में क्या होगा, आंख कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया। उनके अनुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर अंगुली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमावाना चाहिए। पेंसिल प्रायः रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीखना चाहिए। जैसे देखो छोटे छोटे बच्चों को, जैसे मैंने मान लो देखो आ सिखाना है, क्या सिखाना है, अनार के आ सिखाना। तो अनार के आ सिखाने के लिए हमको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, इसका पहले हमारे पास क्या हो, मॉडल हो, क्या का, लकड़ी का हो, गत्ते का हो, जिसके पास भी आपके पास सुविधा हो, आप इसको क्या कर दिए, एक गत्ते का ऐसे करके आप बना दिए। ठीक है, फिर बच्चे को बोले कि इसके ऊपर क्या करो, उंगली फेरो, तो इस पे क्या करेगा बच्चा, उंगली फेरेगा। तो उसको समझ में आ जाएगा कि पहले ऐसे लिखना होता है, फिर ऐसे लिखना होता है, फिर ऐसे लिखना होता है, फिर ऐसे लिखना होता है। या बहुत बार क्या होता है कि बच्चे कैसे, टीचर कैसे सिखाते हैं, ये 2 गोला बना दो ऐसे, फिर यहाँ पर एक लाइन बना दो, फिर ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, और इस किनारे से क्या कर दो, मिटा दो। इस किनारे से अगर ऐसे करके मिटाओगे तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। समझ में, छोटे छोटे बच्चों को तरीका का सिखाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आजकल तो मैजिक बुक आ गई है, मैजिक बुक जानते हैं। ठीक है, पहले से अ का आकार बना रहता है, बस उसके ऊपर क्या करना होता है, उसके ऊपर बस आपको ऐसे करके फेरना रहता है। ठीक है, आजकल तो एडवांस चलते जा रहा है। या तो जैसे आप मोबाइल या कीपैड पे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे तो उसके ऊपर लिखाते जाएगा। ठीक है, एडवांस जमाने के साथ, जैसे डिजिटल बोर्ड है, इसके ऊपर अगर मान लीजिए मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये ऐसे लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया, ये लेखन हो गया। अब मेरा क्या हो गया, लेखन कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए मैं बड़ा सा क्या लिखा, खी लिखा मान लो यहाँ पर, अब मुझे इसके ऊपर फिर कुछ दूसरा लिखना है तो क्या करूंगा, ये ऐसा। ठीक है, तो इससे बच्चा क्या सीख जाएगा कि हाँ खी कैसे लिखते हैं, समझ में। तो इसको बोलते हैं डिजिटल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना। और डिजिटल नहीं है तो फिर आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आजकल जितने जो कोचिंग सेंटर हैं या स्कूलें हैं, आजकल सब डिजिटलाइज, सब जगह डिजिटल बोर्ड लग रहा है। ठीक है, पहले प्रोजेक्टर लगा करते थे, अब डिजिटल का जमाना है। ठीक है, जब डिजिटल बोर्ड लगाया था तो कोरबा का पहला संस्थान था जहाँ पर डिजिटल बोर्ड थे। ठीक है, तो हर जगह एक हेडिंग चलता था, कोरबा का पहला संस्थान जहाँ पर डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब उस समय जब लिया था तो हर कोई बोलते थे पागलपन का डिसीजन है। ठीक है, हर कोई बोलते थे पागल हो गए हैं सर कि डिजिटल बोर्ड लेकर के आ रहे हैं कोरबा में वैसा माहौल ही नहीं है। लेकिन जब पहली बार आया, देखा देखी में अभी सब जगह लग गया। तो जब आप पहली बार जब करते हैं तो ताने सुनने को ही मिलता है, एक हर जगह की बात है। ठीक है, तो बहुत बार ताने भी सुने कि क्यों डिजिटल बोर्ड लेकर के आ रहे। ठीक है, चलिए अगला। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर समय के साथ या प्रकृति के साथ अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो अपडेशन बहुत जरूरी है। देखिए रूपरेखा अनुकरण विधि, तो रूपरेखा अनुकरण की विधि क्या है, तो इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षक श्याम पट या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है और फिर छात्रों से उन पर निशानों पर पेंसिल लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द वाक्य अक्षर उभर करके आए और इस पर अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे अ सिखाना है, तो क्या बनाऊंगा, ये ऐसा बना दूंगा। ठीक है, ये ऐसा बन गया। और आ बनाना है तो क्या होगा, ये ऐसे बना दूंगा। अब छोटा जैसे बच्चा रहेगा तो कैसे बनाना है समझ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा, ये हो गया अब इसके ऊपर लिखना है तो नहीं लिख लोगे। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा रहेगा तो समझ जाएगा कि इसके ऊपर ये ऐसा बना हुआ है, बस इसको क्या करना है, बिंदुओं को मिलाना है। ये हो गया ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं, लिखित विधि। ठीक है, ये ऐसा, ये समझ में आ गया, ये ऐसा समझ में आ गया। यहां तक आगे बढ़ूं, ये सब एक्चुअली में इस किताब वाले को क्या करना था कि जब चीजों को अगर सिखाना है तो थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल दे देता। जो चीज मुझे एग्जाम्पल बताना पड़ रहा है वो चीज अगर बता देता तो मेरी जरूरत शायद ना पड़ती, आप खुद पढ़ के सीख जाते। अभी आपको सोचना पड़ता है कि इसका कहने का भाव क्या है,
लेकिन भाव बहुत आसान है, बस शब्द थोड़े कठिन रहते हैं इसके, इसीलिए मेरी जरूरत पड़ी, अदरवाइज तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, स्वतंत्र अनुकरण की विधि। स्वतंत्र अनुकरण की विधि क्या होता है? ठीक है, अब अगला, शिक्षक क्या इस प्रविधि में श्यामपट्ट अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। छात्रों को कहा जाता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं। प्रारंभ में बच्चे इस विधि से लिखना सीखते हैं। अनुकरण विधि, जैसे मैंने मान ले जाए बोल दिया कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आम, ठीक है, तो बच्चा भी उसके नीचे कितने बार लिखेगा? जब तक कि वो पेज खत्म नहीं हो जाता। आम 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 लिख रहा है बस, ठीक है। फिर अगर माना जाए इमली लिख रहा है तो बार 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 बच्चा क्या लिखेगा? इमली 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 इमली, इतना बार लिख देता है कि जो है ना फिर पूरा पेज भर जाता है। स्कूल के टीचर यही करते हैं, शुरू में 3 शब्द यहाँ पर लिख दिए और बच्चे उसको फिर लिख रहे हैं, याद कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। क्या बोलते हैं बाबू तो नहीं जानते हैं, बस लिख रहे हैं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी मत पढ़ा देना कि केवल लिख रहा है बच्चा, लिख रहा है, बोल कुछ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला लिखिएगा जैक टॉड विधि। जैक टॉड विधि का क्या मतलब होता है? इस प्रणाली में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्यों को स्वयं लिखकर छात्रों को क्या कहता है? लिखने के लिए दे देता है। छात्र एक एक शब्द लिख करके अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने को कहता है। इसका मतलब समझ में आ गया? क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है बताइए? इसमें क्या हो रहा है जैक टॉड विधि में? इस प्रणाली में शिक्षक बालकों द्वारा क्या हो रहा है? पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिख करके छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि पढ़ो, ठीक है, या मैंने मान लीजिए बोला मैं जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो बच्चे उसको एज इट इज लिखेंगे। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे? उसको मैच करेंगे। छात्र एक शब्द लिख करके अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोला कि क्या बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्यों को स्वयं लिख करके छात्रों को लिखते हैं, तो फिर बच्चे उसको लिखेंगे। फिर लास्ट में शिक्षक क्या करेगा? उसको एज इट इज बोर्ड में लिखेगा। बोर्ड में लिखने के बाद फिर बच्चे उसको क्या करेंगे? अपने कॉपी से मिलान करेंगे। समझ में आया? फिर से बोलूं, देखो, पहले बच्चा शिक्षक जो है बच्चे को बोलेगा, ठीक है, कि मान लो मैं जा रहा हूं या मैं खाना खाता हूं या सीता गाना गाती है। अब बच्चे उसको क्या कर लेंगे? अपने कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में बच्चे लिख लिए। अब टीचर क्या करेगा? उसी को बोर्ड में लिखेगा। ठीक है, बोर्ड में लिखा, अब उसके बच्चे उसको क्या करेंगे? मिलाएंगे कि कितना सही है। समझ में आ गया? चलिए, लेखन अभ्यास। लेखन अभ्यास में क्या होगा? तो लेखन अभ्यास को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। ठीक है, तो लिखिए, सुलेख का मतलब होता है राइटिंग। सुलेख का मतलब क्या होता है? राइटिंग। तो सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। क्या? सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लिखना। तो सुंदर लिखना, तो लिखना सिखाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की लिखावट खराब ना होने पाए, क्योंकि सुलेख शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण है। मतलब साफ सुथरा लिखें, जब भी लिखें इतना साफ सुथरा लिखें कि सामने वाला पढ़ पाए। ठीक है, लेकिन जब आप ज्यादा पढ़ लिखते हैं, जब आप डॉक्टरी करने लगते हैं, तो आप इतना गंदा लिखते हैं कि उसका भाषा केवल मेडिकल वाले ही समझ पाते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं। ठीक है, क्यों? उसके पीछे सीक्रेट है कि हर कोई ना समझ पाए। ठीक है, समझ में आया? तो अब आगे जैक टॉड विधि का अगला, ये तो बता चुका, लेखन अभ्यास का सुलेख भी हो गया, अनुलेख भी हो गया। अब लिखिए श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? डिक्टेशन, मतलब सुना हुआ को लिखना। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो जैसे आप लिख रहे हैं ना अभी, जैसे जो मैं बोलते जा रहा हूं आप उसको लिखते जा रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, सुनना फिर लिखना। ठीक है, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना और श्रुतलेख का मतलब होता है सुनने के बाद लिखना। ठीक है, तो लिखो, श्रुतलेख का मतलब होता है सुना हुआ को लिखना। इस विधि में अध्यापक बोलता है और छात्र उसके कथन को सुन करके लिखते हैं। अगला लिखिए, लेखन सिखाने में ध्यान देने वाली बातें। ठीक है, वही सेम बातें जितना जो मैंने पूरा सिखाया हुआ है, उसी बात को बार बार रिपीट हुआ है। क्या बोल रहे हैं? बैठने का ढंग, जब भी आप पढ़ने या लिखने बैठ रहे हैं तो ऐसे बैठे कि आप आसानी से लिख पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऐसे लिख रहे हैं और आपको अच्छे से हाथ रखने का जगह नहीं है कुछ भी, तो अच्छे से बैठे। अभ्यास पुस्तक की आंखों से दूरी, मतलब जब आप लिख रहे हैं किताब से भी देख करके, तो इतना भी पास ना हो और इतने भी दूर ना हो। अगला, कलम पकड़ने की विधि।
कलम अच्छे से पकड़ें। कुछ लोग अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है। अभी कलम यहाँ पे उधर है, ठीक है। तो कलम पकड़ने का भी एक सही विधि हो, पढ़ना लिखने के साथ साथ पढ़ना भी हो, नहीं तो लिखना निरर्थक हो जाता है। पढ़ते पढ़ते लिखें या लिखते लिखते पढ़ें, तो उससे क्या होता है, दिमाग में स्टोर होता है। समझ में आ गया। तो जब भी अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप छोटे छोटे पॉइंट पे भले ही कुछ भी कोचोर मोचोर कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए। समझ में आ गया। अगला पॉइंट, उक्त वातावरण हो, पढ़ते के समय शांत वातावरण रहे। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा जहाँ पर टीवी देख रहे हैं वहीं जाकर के बैठ गए, ठीक है। वो जैसा देख रहे हैं वैसे आप फिर आपका ध्यान इधर देख रहे हैं, फिर उधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, फिर उधर देख रहे हैं। आपका अलग से एक जगह हो। हाँ, अगर आपके घर में अलग से कमरे नहीं है वहीं पर है, तो ऐसे समय का चयन कीजिए जहां पर टीवी नहीं देखते हो। वैसे आजकल के माता पिता इतने तो समझदार हैं ही, या पुराने जमाने पे भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ टीवी नहीं देखते। आज भी अगर मैं पढ़ते रहता हूँ तो मेरे घर में टीवी नहीं चलता है जब मैं गाँव से आता हूँ। अब यहाँ तो कोरबा में हूँ, तो कोरबा में तो सबका अलग अलग रूम ही है, ठीक है। स्टडी रूम अलग है, अभी स्टूडियो रूम अलग है, क्लास रूम अलग है, ठीक है। बैठने का अलग रूम है, ठीक है। तो सबका अलग अलग है। अब आगे देखो, उपयुक्त वातावरण, इस समय स्थान आदि की उपयुक्तता पर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। सुडोल अक्षर मतलब साफ सुथरा अक्षर हो। क्या, शिरोलेखा, शिरोलेखा अक्षर का आवश्यक अंग है, अतः इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे, बाएं से दाएं सभी वर्णों को वाक्यों के लिखने का क्रम बाएं से क्या हो, दाएं हो। लेफ्ट से आप क्या जाते हैं, राइट हो। सीधी लिखावट हो। कुछ लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मैं जब शुरुआत में जब छोटा था, ठीक है, तो मेरे जो लिखावट थे कैसे थे, ऐसे थे। दिखाता हूँ, ये ऐसे लिखावट थे, तिरछा। फिर कुछ दिन ऐसा चला, ठीक है। कुछ दिन क्या थे, कुछ दिन फिर ऐसा तिरछा चला, ठीक है। तो जब मेरे कान पट्टे पे जो है ना, जब तिरछा जब तमाचा पड़ा ना, ठीक है, तब फिर जो है ना फिर सीधा हुआ। समझ में आ गया। पहले ऐसे तिरछा लिखता था, फिर उसके बाद ऐसे तिरछा लिखा, फिर जब झापड़ पड़ा ना तो अपने आप फिर ऐसे करके सीधा हुआ। समझ में आ कि कैसे लिख रहा है करके, समझ में नहीं आता था, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे लाइन है, ठीक है, कुछ लोग इसके ऊपर लिखते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जबकि इसको क्या लिखना चाहिए, इसके ऊपर लिखना चाहिए ना, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे ऊपर लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो तरह तरह नाना प्रकार के लोग हैं। चलिए अगला, अब सीधी लिखाई, नमूना उपयुक्त हो, अध्यापक द्वारा बनाए गए शब्द एवं अक्षर का मॉडल आदर्श हो, उसके आधार पर छात्र सीख सके। मतलब ऐसा भी ना हो कि बच्चे, जैसे टीचर हैं, कुछ नए नए टीचर आते हैं, बोर्ड में आते हैं, तो पहली बार जब पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, मान लो कुछ भी अगर जैसे लिखना है, मान लो शिक्षक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे बड़ा बड़ा अक्षर लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे लिख देंगे। मतलब खुद का सही ना होना, ठीक है। अब बच्चे कैसे लिखेंगे, आड़ा तिरछा लिखेंगे। कुछ लोग एक ही 3 ही 4 शब्द पे जो है पूरा बोर्ड भर देते हैं, मतलब उनको नहीं पता कि कैसे लिखें। कुछ टीचर ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे जाते हैं, ऐसे तिरछा, या कुछ लोग ऐसा। देखो यहाँ पर दोनों चीज मानसिकता, जब आप साइकोलॉजी जब पढ़ेंगे, ठीक है, या बॉडी लैंग्वेज पढ़ेंगे, जब बच्चा लिखते लिखते अगर ऊपर जा रहा है अपने कॉपी पे, मतलब उसका माइंड सेट अप वाला है, ठीक है, मतलब ऊंची सोच रख रहा है। अगर कोई बच्चा अगर लिखते लिखते अगर ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब वो नेगेटिव सोच रहा है। ये ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, ठीक है। जैसे आप लिखते रहते हैं ना, अगर आपका लिखावट ऐसे ऊपर जा रहा है तब, ये डाउन जा रहा था, ठीक है। चलो एक खैर अलग विषय है, जब मैं बॉडी लैंग्वेज की जब पढ़ाऊंगा, सेमिनार लूंगा, तब आपको बताऊंगा। चलिए अगला, लिपि प्रतीक, जैसे लिपि में लिखते हैं, जैसे रहता है पूर्ण विराम, कहाँ पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, जैसे लगाएंगे एवरीथिंग, ठीक है। आगे अभ्यास, इज इट इज सेम, बहुत पढ़ लिए, बहुत सारा थ्योरी हो गया। थ्योरी के बाद अब ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, ठीक है। जितने जो पढ़े हैं, कहीं पर डाउट हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है ये, सारे के सारे बच्चे बताइए, कहीं पर डाउट हो तो पूछिए, आगे बढ़ूं, ठीक है। सारे के सारे बच्चे, क्या कंप्लीट समझ में आ गया, सारे के सारे बच्चे बताइए जल्दी जल्दी। अगर कंप्लीट समझ में आ गया होगा तो हम विगत वर्षों पर जाएंगे। यस नो, यस सर क्लियर है, ठीक है, ओके। अब
क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप आंसर देते जाइएगा, समय कम है, पढ़ाना ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा जल्दी कीजिएगा। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादातर महत्वपूर्ण है क्या? पढ़ना कौशल मतलब क्या? पठन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीटेट जून 2011 का प्रश्न है। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना या संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। क्या होगा आंसर बताइए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, बहुत सारा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ूं, लिख लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। अगला प्रश्न, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। इस चारों में क्या ऑप्शन होगा, जल्दी टिक कीजिए, सारे सारा बच्चे बताइए। हो गया, आगे बढ़ूं, ठीक कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे अधिक गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों के हस्त लिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो क्या होगा लिखिए। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावी किसे मानते हैं? ठीक है, क्या? सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती हैं। आप निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल करके पढ़ना या समाचार पत्र का वाचन करना। इसमें से क्या होगा आंसर बताइए। हो गया, आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो क्या होगा बताइए। हो गया, आगे बढ़ूं, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए। हो गया, अगला प्रश्न है, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आंसर होगा बताइए। हो गया, यहां तक आगे बढ़ूं, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना या घटना वर्णन करना। तो 42 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, सारे के सारे बच्चे बताइए।
हो गया, आगे बढ़ूं। आधा घंटा बात करके कौन है? चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोल करके शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान कराना या किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। हो गया। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, जीवनी। लिख लिए? जाओ तो बेटा, दौड़ करके बोलना सर 10-15 मिनट में आ रहे हैं बाहर, लाइव चल रहा है, 10-15 मिनट में आ रहे हैं बोलना। हो गया। अगला लिखिए, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। बोल दिए, ठीक है। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। हो गया। अगला फटाफट करते हैं, 60 क्वेश्चन तक है, ठीक है। 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, उचित गति एवं प्रवाह, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, ध्वनि का उतार चढ़ाव। क्या होगा इसका आंसर बताइए सारे के सारे बच्चे जल्दी। हो गया। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य, मौलिक विचार। क्या होगा आंसर बताइए ठीक से। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य, मौखिक विचार या मौलिक विचार। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा का अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाया जाए, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? क्या कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में शुरुआत का होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा का होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, कहानी में संवाद का होना आवश्यक है। क्या होगा आंसर बताइए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। साहित्यिक विधाओं से, पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से। हो गया। अगला लिखिए, पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान होना, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। ठीक है,
अगला, भाषा के विभिन्न कौशलों को खालिस्तान रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रमिक, एकीकृत, उच्च या निम्न। हो गया। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को खालिस्तान में सहायता करती है। कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानियों की कमियां बताने में, व्याकरण समझने में या कहानियां रचने में। हो गया। आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न है, भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की खालिस्तान क्षमता का विकास करने में सहायक है। कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति या मौखिक अभिव्यक्ति। हो गया। आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, मेघा ने एक ओवन खरीदा। वह उसके चलाने का तरीका जानना चाहती थी। कौन से बटन से ओवन चलेगा, विशेषकर यह जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। पठन के इस उप कौशल को किस नाम से जाना जाता है? बारीकी से पढ़ना, अनुमान लगाना, सरसरी दृष्टि से पढ़ना या अर्थ ग्रहण करना। इतना आसान प्रश्न है, बताइए। सीटेट दिसंबर 2021 का प्रश्न है। हो गया। आगे बढ़ूं। चलिए फटाफट बताइए। 10 क्वेश्चन और बच गए, 9 क्वेश्चन और बच गया। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकास नहीं हो सकता? स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना, भाषण की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना, सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। हो गया। आगे बढ़ूं। नहीं समझ आया? निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकास नहीं हो सकता? स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना, भाषण की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना या सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। चलिए अगला, लास्ट नहीं, अभी तो 10, 6, 7, 8 क्वेश्चन बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गाय भाषा कौशल है? ठीक है, गाय भाषा कौशल नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। ठीक है, उसके बाद बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने तथा अभिव्यक्त करने की योग्यता, बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता, द्वितीय भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। क्या होगा इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा गाय भाषा कौशल है? नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता, बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने तथा अभिव्यक्त करने की योग्यता, बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता, द्वितीय भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। इसमें से क्या होगा आंसर बताइए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है? प्रवाहपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्री को शामिल किया जाना चाहिए। सही ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुगमन करना चाहिए। सूचना को पता लगाने के लिए पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। पाठ्य सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर बताइए। 7 क्वेश्चन और जल्दी कीजिए। लिख लिए, ऑप्शन टिक कर लिए। चलिए अगला 59, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है? पढ़ना, सुनना, सुनना, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना और सीखना। भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। पढ़ना, सुनना, सुनना, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना। क्या है? हो गया। अगला लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? वर्णनात्मक लेखन, गुणात्मक या वृत्तांत लेखन, तार्किक लेखन। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ये अगला क्वेश्चन 60 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय
पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। वर्णनात्मक लेखन, विवरणात्मक या वृत्तांत लेखन या तार्किक लेखन। ठीक है, हो गया। अगला 61, प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सुनने वाले का ज्ञान, सुनने वाले की रुचि, सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियां। हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ो। 62, चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल। ठीक है, हो गया। अगला, एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुत लेख करवाता है। ठीक है, मतलब श्रुत लेख मतलब सुनना और लिखना। ठीक है, वह अनुच्छेद को 2 बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और सुनकर उसी अनुच्छेद को क्या करना, लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, उन्हें अनुच्छेद का सार या मुख्य बिंदु ग्रहण करना है। अध्यापक यहाँ पर श्रवण शिक्षण की कौन सी युक्ति अपना रही है? क्या एक अध्यापक जो है 10 वाक्य बोलती है, 10 वाक्य का बच्चे जो है ना लिखते हैं, हूबहू नहीं लिखना होता है, केवल सार लिखना होता है। तो जो है कौन सा विधि या कौन सा युक्ति अपना रही है? क्या बॉटम अप, संरचनात्मक उपागम, शीर्ष पाद उपागम या अनुच्छेद श्रुत लेखन? इस चारों में क्या होगा लिखिए। आसान है। ठीक है, हो गया। इसको आप लोग बार बार किए हुए हैं। ठीक है, हो गया। अगला, एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है और अगले दिन प्रदत्त कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों के मुख्य बिंदु लिखती भी है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहा जाता है? एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है और अगले दिन प्रदत्त कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों के मुख्य बिंदु लिखती भी है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहा जाता है? विस्तृत श्रवण, अकादमिक श्रवण, शीर्ष पाद मॉडल और गहन श्रवण। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं? गहन श्रवण, विस्तृत श्रवण, उधरगामी मॉडल या सूचना के लिए श्रवण। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। ठीक है, अब सारे के सारे बच्चे आंसर देखने को तैयार हो जाइए। इसके बाद हम आंसर दिखा रहे हैं 1 से 2 मिनट। उसके बाद आपको आंसर देना है। क्वेश्चन कहां से चालू हुआ? 35 से। ठीक है, 35 से लेकर के 65 तक है। ठीक है, तो आप आंसर लिखिए और बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर आंसर दिखा रहा हूं। आप लोग जो है इसका आंसर जो है लिख करके बताइएगा। ठीक है, इसको मिटा दूं। चलिए आंसर क्या होगा तो लिखिए 35 का फटाफट आंसर लिखते जाइएगा और काउंट कीजिएगा। 35 का जिसका भी आंसर 4 है सही है। 36 का जिसका 2 सही है, ठीक है, सही है। 37 का 3, बोलते जा रहा हूं, टिक करते जाओ। 35 का 4, 36 का 2, 37 का 3, 38 का 1, टिक कर लिए। उसके बाद 39 4, 40 4, ठीक है, 41 4, 42 1, 43 4, 43 3, 45 4, 46 1, 47 4, 48 2, 49 3, 50 1, 51 3, 52 2, 53 4, ठीक है, 54 4, 55 1, ठीक है, यहां तक टिक कर लिए। उसके बाद 56 1, 57 3, 58 1, ठीक है, 59 3, 60 1 और कितना 61 4, 62 4, 63 3, 64 4, 65 2।
ठीक है। इकतीस क्वेश्चन में कितना सही है अपने कॉपी में या आंसर में बताइए, कितना आंसर आया? काउंट करो जल्दी। 31 में कितने बच्चों का कितना आंसर आया, फटाफट बताइए। हो गया? कितना आंसर आया? ठीक है, 15 आया है। ठीक है, बाकी का 50%, बाकी का कितना आया? ठीक है, इधर ऑनलाइन वाले बच्चों का अभी बना रहे होंगे। ठीक है, जिनका जिनका आंसर अगर 15, 16, 17, 18, 19 अगर इतना आ रहा है मतलब सही है। ठीक है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, प्रिया वगैरह का है 21 सही है, बाप रे। ठीक है, 20 है, बहुत बढ़िया। पहली बार में अगर 20-21 अगर कर दें मतलब तो आपने तो आधा जंग जीत लिया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से बाहर का था, क्योंकि वो चीज़ जिसको मैंने पढ़ाया नहीं है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। 20-25 क्वेश्चन भी अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, किसी का 14 आ रहा है, किसी का 16 आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही बनाते रहिएगा। एक बार मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि बाद में अगर आंसर को मैच करना होगा तो मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे जितने जो बच्चे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने जो बच्चे अभी तक यहाँ तक अटेंड किए हैं, लगभग 1.5 घंटे की क्लासेस होने को जा रही है। ठीक है, सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद है। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोगों को जो पुराने बच्चे हैं शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका छोटा छोटा जो मेहनत है वो हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए अगर निःशुल्क अगर यहाँ तक आया हूँ तो अगर आप शेयर कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो भी बच्चों को अगर ग्रुप में जुड़ना होगा तो 9669334253 में आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। या जिनको ऑफलाइन कोचिंग करना हो, चाहे सीजीपीएससी का हो, चाहे व्यापम हो, चाहे ट्यूशन हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे नवोदय सैनिक मिलिट्री का हो, क्लास 3 से लेकर के 9 तक के बच्चों को ट्यूशन क्लास 1 to 12 वालों को, वो हमारे ऑफलाइन क्लास जो है डेमो के लिए देख सकते हैं। घंटाघर के पास HRG 62 MP नगर, डॉक्टर दानिया आई हॉस्पिटल के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिलते हैं कल सेम इसी टाइमिंग पर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।